फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी दिमाग से। आई एम शिवानी शिखा और आज मैं आप सभी के बीच में हमारा एसडीएस आ चुका है और मैं आपको पढ़ाऊंगी पॉलिटी। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी यानी राजनीति। राजनीति क्या है? राजनीति एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज में कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है और समाज को साथ ही अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करता है। इस प्रकार की व्यवस्था के लिए सरकार को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली तंत्र माना गया है। सरकार का कार्य ही है कानून बनाना, उसे लागू करना और उसकी व्याख्या करना। बात करें हम राजनीति के अध्ययन की, तो राजनीति में हम अध्ययन करते हैं राज्य का और सरकार का। इसका हम अध्ययन करें। राजनीति का पिता जो कि हमारे अरस्तु हैं, अरस्तु जी को राजनीति का पिता कहा गया है। अरस्तु जो कि हमारे प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर जी के गुरु। ठीक है, तो हमारे भारत की राजनीति व्यवस्था की हम बात करें तो हमारे भारत की राजनीति व्यवस्था संयुक्त संसदीय प्रतिनिधीय लोकतांत्रिक राज्य के ढांचे में ढली हुई है। कैसी है? संयुक्त संसदीय प्रतिनिधीय लोकतांत्रिक राज्य के ढांचे में ढली है। और सरकार जो है ये इस प्रकार से हमारी राज्य व्यवस्था ढाली गई है और सरकार संयुक्त और जिसमें कि सत्ता और शासन जो है वो सरकार के हाथ में होता है और सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। तो हमने अभी एक वर्ड सुना, क्या? लोकतंत्र। लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। हम इसकी बात करें तो हमारा लोकतंत्र दो वर्ड से मिलकर के बनता है, लोक जमा तंत्र, है ना। लोक यानी कि लोग और तंत्र यानी कि शासन, यानी कि लोगों का शासन। इसकी हम परिभाषा की बात करें, मैं समझा देती हूँ। तो ये होता है लोगों का शासन, लोकतंत्र यानी कि लोगों का शासन। तो लोकतंत्र के परिभाषा की बात करें तो लोकतंत्र की परिभाषा अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने दी थी। जनता द्वारा जनता के लिए शासन, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये इसकी परिभाषा, ये मोस्टली आपने देखी भी होगी और सुनी भी होगी। लोकतंत्र की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है। कोई भी नहीं चाहता कि हमारे ऊपर कोई शासन करे, हम किसी के दबाव में जिएं, है ना। तो हर एक व्यक्ति जब स्वतंत्र रहना चाहता है तो हम आखिर लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। क्यों आखिर जनता अपना शासन स्वयं चुनती है? तो इसके बारे में जानते हैं। तो लोकतंत्र की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारा समाज बहुसंख्यक जन समुदाय है जिसकी वजह से जिसमें कि बहुत से लोग आलसी, उदारवादी और शून्य होते हैं। तो और ये लोग जो है अपने कर्तव्यों का पालन सही से नहीं कर पाते हैं और ना ही अपने अधिकारों का सही से फ़ायदा उठा पाते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, सही से बनाने के लिए हमें एक ऐसे वर्ग की ज़रूरत होती है जो कि हमें एक नेतृत्व प्रदान करे। तो इसलिए हम लोकतंत्र की स्थापना करते हैं जिससे कि हम अपना प्रतिनिधि चुनें और हमारे प्रतिनिधि हमारी राज्य व्यवस्था को अच्छे से सुदृढ़ रूप प्रदान कर सकें। बात करें हम राज्य व्यवस्था की तो हमारे भारत की राज्य व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से? राज्य व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव, और कार्यपालिका, जिसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका। जिसे हम कहते हैं ज्यूडिशरी। ठीक है, तो कार्यपालिका कार्य होता है कानून बनाना और व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून बनाना। व्यवस्थापिका को हम विधायिका भी कहते हैं
और कार्यपालिका को होता है इसे कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का कार्य होता है कानून का उल्लंघन होने पर दंड या न्याय की व्यवस्था करना। ठीक है, इसमें और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये हमारे राज्य व्यवस्था के त्रिनेत्र यानी कि 3 आईज होती हैं। और ध्यान रहे कि मीडिया जो है इसका चौथा नेत्र यानी कि चौथा स्तंभ होता है। कौन? मीडिया। मीडिया इसका चौथा नेत्र या चौथा स्तंभ होता है। इसके बाद हम बात करेंगे व्यवस्थापिका के बारे में। ज़रा देखते हैं हम व्यवस्थापिका हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। व्यवस्थापिका हर अपने देश की जो है अपनी अपनी व्यवस्थापिका होती है। तो हर देश की जो है अपनी अपनी व्यवस्थापिका। हम बात करें भारत की व्यवस्थापिका की, तो भारत की व्यवस्थापिका कौन है? संसद, जिसे कि हम संघीय विधानमंडल भी कहते हैं या हम उसे राज्यपालिका भी कहते हैं। ठीक है, तो हम इसकी बात करें संसद की, तो संसद जो है हमारे 3 अंगों से मिलकर के, भारत की व्यवस्थापिका संसदीय है और संसद हमारी 3 अंगों से मिलकर के बनती है। किस किस से? लोकसभा से प्लस राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति। पति से मिलकर हमारी संसद यानी कि पार्लियामेंट बनती है। संसद की बात करें तो हमारी संसद का हमारे संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के आर्टिकल 79 में इसका उल्लेख मिलता है। वैसे तो हमारे संसद का उल्लेख 79 से 122 तक है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमारा राष्ट्रपति जो होता है वो एक अभिन्न अंग है। लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों इसके सदन यानी कि इसके हाउस हैं। लोकसभा हमारी निम्न सदन होती है, राज्यसभा हमारा उच्च सदन होता है। बात करें हम संसद के इतिहास की, तो संसद भवन का शिलान्यास 5 फरवरी 1921 को रखा गया था। ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा रखा गया था। उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंट चेम्सफोर्ड। उस समय इसके वो थे, गवर्नर थे। उस समय इसका शिलान्यास रखा गया था। संसद भवन को बनने में 6 वर्ष लगे। संसद भवन को बनने में पूरे 6 वर्ष लगे थे। 6 वर्ष बाद 18 फरवरी 1927 को इसका उन्होंने लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। कब किया था? 18 फरवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। 6 वर्ष बाद हमारा संसद भवन बनकर तैयार हुआ था। हमारे संसद भवन में जो चुनावी प्रक्रिया होती है ये दोनों सदन में अलग अलग प्रकार की होती है, जिसको हम एक टेबुलर फॉर्म में समझते हैं। आइए, लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग तरीके से चुनाव प्रक्रिया होती है संसद में। ये हो गया लोकसभा और ये राज्यसभा। लोकसभा का हमारे आर्टिकल के संविधान के आर्टिकल 81 में है उल्लेख और राज्यसभा का 80 में। ठीक है, तो लोकसभा की चुनावी प्रक्रिया किस प्रकार की है? ये प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है और राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है। ये जो है हमारी अस्थायी होती है और ये हमारी स्थायी होती है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी अस्थायी इस वजह से होती है कि इसका हर 5 साल में ये विघटित हो जाती है और 5 साल बाद इसका चुनाव फिर से होता है। और ये अस्थायी इस वजह से होती है क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। तो इस प्रकार इसका विघटन नहीं होता है, इसलिए ये स्थायी होती है। और हम बात करें सीटों की, तो लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटों का बंटवारा या इनका आवंटन किया गया है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं बल्कि जनसंख्या को आधार मान करके किया है। 1971 की जनसंख्या को आधार मानकर इनकी सीटों का बंटवारा किया गया है। तो बात करें कि इनकी अधिक से अधिक कितनी सीटें हो सकती हैं, तो लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 552 सीटें हो सकती हैं और राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा
50 सीटें हो सकती हैं। ठीक है, और वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में कितनी हैं, तो लोकसभा में वर्तमान में 545 सीटें हैं और राज्यसभा में 245। इसमें से मनोनीत की जाती हैं, लोकसभा से 2 सीटें मनोनीत की जाती हैं राष्ट्रपति द्वारा, जो कि 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं। और इसमें से ये आर्टिकल 331 के अनुसार राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियंस को चुनता है और इसमें 12 मनोनीत करता है राष्ट्रपति। 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये कुछ विशेष उसमें किए जाते हैं, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, खेल जगत और समाज सेवा के क्षेत्र में यहाँ से राष्ट्रपति चुनता है। इसको आर्टिकल 80C के अनुसार राष्ट्रपति चुनता है। ठीक है, बात करें हम ज़्यादा सीटें कौन से राज्य से हैं, तो लोकसभा के लिए ज़्यादा सीटें यूपी से हैं। यूपी से यहाँ पर 80 सीटें हैं और महाराष्ट्र से 48 सीटें हैं। ठीक है, ये ज़्यादा वाली हो गई। बात करें हम राज्यसभा, राज्यसभा में भी यूपी से सबसे ज़्यादा सीटें हैं। यूपी से कितनी सीटें हैं इसमें? 31 और महाराष्ट्र से 19। ठीक है, तो ये हमारे पहले नंबर पे और ये दूसरे नंबर। इस प्रकार से हमारे लोकसभा और राज्यसभा का अलग अलग तरीके से चुनाव होता है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और ये हमारा उच्च सदन यानी कि अपर हाउस, और ये लोअर हाउस होता है। ये हमारी संसद की प्रक्रिया है। इसके बाद हम संसद के और भी चीज़ों को जानेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। संसद अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनेगा, उसे आप ज़रूर देखिएगा और इसे आप कर लीजिए। इसके बाद मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारी वीडियो देखते रहिए। लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलेगी। थैंक यू।